स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि जो 1857 का विद्रोह है उसमें जो लोगों ने साथ दिया। विद्रोह में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से जो साथ दिया, उसके बाद आप देखोगे कि किस तरह से झांसी की रानी बोलो, मंगल पांडे बोलो, है ना, तो इन लोगों ने क्या किए, अपने अलग अलग तरीक़ों से जो 1857 है उसमें साथ दिया। और ये सब चीज़ों को अगर आपको जानना है, समझना है, तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, जो इसकी प्रीवियस वीडियो है, मतलब जो हम लोग हिस्ट्री के एनसीईआरटी में जो 5th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका जो 3rd पार्ट है वो आपको देखना है। वहाँ पे हमने इस चीज़ को पूरा डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग जो चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो ये है कि कंपनी किस तरह से जो विद्रोह हो रहे हैं लगातार उसमें अपना पलटवार करती है, लोगों को जेल में डालती है, और किस तरह से देखेंगे आप लोग कि जो 1857 का एक विद्रोह है जो कुछ ही समय पे जन विद्रोह बन गया था, उसकी अब हम देखेंगे वो कितने तौर पर सफल हुआ या वो विफल हो गया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी मन में क्वेश्चंस घूम रहे हैं, जैसे क्या कंपनी की विजय हुई या इन लोगों के साथ क्या किया गया, विद्रोह कहाँ तक जाके समटा, तो ये सब चीज़ों के जो आपके क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में आपको आज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, आपको पता है कि जो कंपनी है वो आप देखोगे किस तरह से उनको लगने लगा था कि एक छोटी सी उथल पुथल है, कुछ समय बाद क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। पर आप देखोगे किस तरह से ये जो पूरी विद्रोह है ये जन विद्रोह के रूप में चले जाता है। ठीक है, तो आपने देखे कि इस उथल पुथल के बावजूद क्या होता है, जो इंग्लैंड है, अब भाई ब्रिटिश जो कंपनी है ना ये बहुत पहले से है, मतलब लगभग इसको क्या होने वाला है, 100 साल से ज़्यादा होने वाला है। और आप देखोगे अब 100 साल से ज़्यादा होने वाला है, मतलब पैर तो फंस चुके थे, हर जगह इन लोगों ने अपनी चीज़ें स्थापित कर दी थी। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी जो विद्रोह है, इसके लिए भी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी ये तैयार थी। आप इस चीज़ को देखने को आपको मिलेगा कि जब कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाए और विद्रोह को कुचलने का फैसला किया, तो वो कई हद तक यहाँ पर आपको सफल होते हुए भी दिखाई देंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किए, इंग्लैंड से भारी जो फौज है वो मंगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कुछ ही लोग थे, मतलब बहुत कम लोग थे जो लगातार ट्रेड कर रहे थे, मुनाफा कमा रहे थे और यूरोप के मार्केट में जा रहे थे, उसको बेच रहे थे और एक अच्छी सी संतुष्ट खुशहाली वाली ज़िंदगी जी रहे थे वो यूरोप में जाके। मतलब बहुत कम लोग थे, लेकिन कम लोग होने के कारण ये शासन बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे, क्योंकि इनकी जो प्रणाली थी ये बहुत ज़बरदस्त थी। तो अब इन लोगों के पास कोई सेनाएं तो थी नहीं, तो इन लोगों को समझ में आई कि चीज़ें अब थोड़ी सी जो विद्रोह है उसको अगर कुचलना है तो इन लोगों को अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किए, फौजें मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून भी बना लिए। अब देखो, पहली बात तो कानून बनाए गए, कानून में ऐसा कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधियां करते हुए पकड़ाता है तो उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कारण क्या किए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने बनाए। ठीक है, उसके बाद जो विद्रोह के मुख्य केंद्र थे वहाँ पर इन लोगों ने क्या किए, धावा बोल दिए। फिर आप देखोगे सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। सोचिए आप लोग, इतना बड़ा जो विद्रोह था, सभी को लगने लगा था कि ये विद्रोह अब ख़त्म होगा, जो ब्रिटिश है वो यहाँ से चले जाएंगे और जो पूरी चीज़ें हैं वो कौन संभालने वाला है, वो संभालेंगे जो उस टाइम के नवाब थे। कौन नवाब थे अब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बार उनके बारे में डिस्कस कर लिया है, पुरानी वीडियोस भी आपको देखने को बोल दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके हाथ में जो है सब देने वाले थे। तो ये सब चीज़ प्लानिंग हो गई थी, आप देखोगे। लेकिन कि थोड़े ही समय में क्या होता है, जो अंतिम मुगल बादशाह है, कौन, बहादुर शाह जफ़र, उन पर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि उनको ही बनाया जाने वाला था। तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको आजीवन कारावास की जो सज़ा है वो दे दी गई। सोचिए आप लोग, एक छोटा सा विद्रोह जन विद्रोह बन जाता है, लोग इससे जुड़ने लगते हैं और कुछ ही समय में आप देखोगे कि जो इसका मुखिया बनने वाला है उनको का क्या कर दिया जाता है, जो कारावास की जो सज़ा है वो दे दी जाती है और उन्हीं के सामने क्या किया जाता है, उनके बेटों को गोली मार दी जाती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर घटित हुई। उसके बाद आप देखोगे बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में क्या किया गया, रंगून जेल में भेज दिया गया। और आप देखोगे इसी जेल में नवंबर 1862, मतलब लगभग 4 साल बाद, जो बहादुर शाह जफ़र थे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, उनकी मृत्यु हो गई। अब आप देखोगे कि
दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी जो लोग थे वो अंग्रेज़ों से टकराव कर रहे थे, कई लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी लड़ाइयाँ चली इसके बाद, क्योंकि अब विद्रोह तो हो गया था ना। कुछ लोग मान जाते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ लोग इसमें लगातार विद्रोह करते रहते हैं। और आप देखोगे मार्च 1858 में लखनऊ में अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया और 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। अब ये किस लिए मारा गया, कैसे मारा गया, कहाँ पर मारा गया, इन सब चीज़ों की भी बात हम लोग करेंगे जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी आपकी जो एनसीईआरटी की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको समझना है कि उनको मार दिया गया। और आप देखोगे कि जो ऐसे ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। और आप देखोगे खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फ़ौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, अब आप देखोगे कि उस तरह की जो ताकत थी वो हार के साथ लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने जो विद्रोह था उसको छोड़ दिया। और क्या हुआ, जो उनके वफादार भूस्वामी थे, ठीक है ना, उन्होंने भी क्या किया, उनके लिए जो इनाम है वो घोषित कर दिया अंग्रेज़ों ने। और उन्हें आश्वासन दिया गया कि ज़मीन पर उनकी जो परंपरागत अधिकार है वो बनाए रहेंगे। और जिन्होंने विद्रोह किया था उनको कहा गया कि वे अंग्रेज़ों को अपना समर्पण दे दें और उन्हें किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वह सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर अधिकार की दावेदारी बनी रहेंगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी में लटका दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें आप देखोगे कि विद्रोह के बाद क्या हुई। तो ये सब चीज़ें हमने समझा। अब आप देख लो कि ये जो इमेज है उसमें लिखा है कि अंग्रेज टुकड़ियों दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी जो गेट है उसको बारूद से उड़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज टुकड़ियों के कानपुर पास विद्रोहियों को पकड़ लेते हैं। और आप देखोगे कि ध्यान से देखने पर इस कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुर के विद्रोह पर धावा बोलते हुए दिखाया, क्योंकि ये जो इमेजेस है ना ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। और वो हमेशा चाहते थे कि वो जो छोटे मोटे भी अगर कोई अंग्रेज है तो उनको बहुत बड़ा बड़ा दर्शाया जाए। तो ये सब चीज़ें हुई। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि पूरी तरह से जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है उसने विद्रोह को रोक ली पलटवार करके और फिर से दिल्ली में जो अपनी सत्ता है वो स्थापित कर ली। अब जो बहादुर जो जफ़र है वो उनकी मृत्यु हो गई है, झांसी की रानी की मृत्यु हो गई है, अवंतीबाई की मृत्यु हो गई है। तो भी कुछ लोग क्या करते हैं, लगातार इस विद्रोह में और अंग्रेज़ों से लड़ाई करते रहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि विद्रोह के कुछ सालों बाद क्या हुआ, ठीक है। अंग्रेज़ों ने आखिर आप देखोगे 1859 में देश में दोबारा नियंत्रण कर लिया। अब आप देखोगे कि दोबारा नियंत्रण करने का मतलब क्या होता है कि अब जो चीज़ें हैं उनको और समझ में आने लगी। और आप देखोगे यहाँ से लगभग 120 साल तक फिर से हम लोगों को जो अंग्रेज़ों के अंदर रहने की बात है वो आपको देखने को मिलेंगी। आगे हम समझेंगे उन सब चीज़ों को। लेकिन अब वो पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो उनकी पुरानी नीतियाँ थी वो बहुत तरह से फेल हो रही थी। और फेल होने अगर हो रही है चीज़ें तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ समय बाद जाके परेशानी देंगी। इसीलिए उन लोगों ने क्या किए, जो बदलाव किए वो बदलाव अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश सांसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य, एक नया साम्राज्य स्थापित किया और उनके हाथ में दे दिया, ठीक है, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत का मंत्री के रूप में नियुक्त भी किया गया और आप देखोगे उसे भारत के शासन के संबंधी मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन भी किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। तो इंडिया काउंसिल किसको कहा जाता है ये आपको अभी समझ गया होगा, ठीक है। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को क्या किया गया, जो वायसराय का ओहदा है वो दिया गया। पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल सबसे बड़ा ओहदा होता था, लेकिन अब ये इसको क्या किया गया, वायसराय का जो ओहदा है वो दे दिया गया। मतलब आप कोई गवर्नर जनरल नहीं होंगे, अब एक वायसराय होंगे, ठीक है। उसके बाद फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी जो थी वो अपने हाथ में ले ली। मतलब अब जो है वो अंग्रेज साम्राज्य मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर हम पढ़ेंगे कि उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें की। उसके बाद आप एक और चीज़ें, नंबर 2, देश के सभी शासकों पर भरोसा दिया कि वे भविष्य में उनके जो भूक्षेत्र है उन पर कब्जा नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी रियासतों, वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की
छूट दे दी। मतलब उनको समझ में आने लगी कि अगर हम लोगों को इनके ऊपर राज चलाना है तो हमको इनकी बात सुननी होगी, इनको समझना होगा, और ये सब चीज़ें उन्होंने लगातार की है। लेकिन उन्हें ये बात से प्रेरित किया गया कि वो ब्रिटेन की रानी को अपनी अधिपति स्वीकार करें। तो ये भी उनकी कुछ मांगे थी, और आप देखोगे इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट भी दी गई। फिर उसके बाद सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। और तब यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार और मध्य भारत में दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती के बजाय अब गोरखा और सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। और देखोगे कि जो मुसलमान हैं उन पे ज़मीन के बड़े पैमाने पर क्या किया गया, जब्त किया गया, क्योंकि उनको लगता था कि ये जितनी भी चीज़ें हुई है ये सब मुसलमानों ने ही किए हैं, ठीक है ना। और उनको एक संदेह और शत्रुता के जो भाव है उससे देखा जाने लगा, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं और ये जो विद्रोह है वो सब मुसलमानों ने ही खड़ा किया है। उसके बाद आप देखोगे कि अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान भी करेंगे। कि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पर जो धर्म है और रीति रिवाज है उनका अगर हम सम्मान करेंगे तो हम ज़्यादा समय तक इन लोगों को शोषित कर पाएंगे, ठीक है। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने के लिए जमीन के अधिकारियों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ भी बनाई गई। और आप इस मैप से समझ सकते हो कि जो 1857 है उसमें जो मुख्य केंद्र थे जैसे कि मेरठ, बरेली, फैज़ाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी और दिल्ली, ये क्या थे, विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। और जो अन्य केंद्र थे वो आपको यहाँ पे दिया है, जैसे सियालकोट, लाहौर, फिरोजपुर, जालंधर, फिल्लौर, है ना, सहारनपुर, चित्तौड़पुर। तो ये जो ऐसे केंद्र थे जहाँ पर थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद कुछ स्टडी है जिसको आपको जस्ट एक बार रीड कर लेना है, और रीड अगर आप करोगे तो आपकी जो पढ़ने की चीज़ें वो समझ में आएंगी, और आपको समझ में आएगा प्रॉपर कि किस तरह से 1857 है उसकी घटना प्रॉपर। वैसे तो हम लोग आगे इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो भी आप लोग को क्या करना है, इसको एक जस्ट रीड कर लेना है, बहुत ईजी है। लेकिन आपको जो चीज़ें हैं, जिन लोगों ने वहाँ पर बहुत साथ दिया विद्रोह में, वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अभी बड़ी बड़ी चीज़ें हमको क्या समझ में आई है कि 1857 का विद्रोह होता है, लोग मारे जाते हैं, अंग्रेज़ों को लगता है कि उनकी सत्ता हाथ से चले जाएंगी। फिर आप देखोगे कि अंग्रेज पलटवार करते हैं, और अब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और आप देखोगे अब ब्रिटिश साम्राज्य भारतीयों की इज्जत करने लगी है, और अब ये अपना जो राज है वो करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या चीज़ों की शुरुआत करेंगे, क्या क्या चीज़ करेंगे, सिविल सेवा बोलो, रेलवे बोलो, तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, मतलब जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसके क्लास 6 में देखेंगे कि किस तरह से जो चीज़ें हैं उसको लाई गई धीरे धीरे भारत में, और अब ब्रिटिश साम्राज्य किस तरह से भारत के ऊपर शासन चलाएगा, चीज़ों को लाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।